गांव में 3 मॉडर्न जेठानी, 2 संस्कारी देवरानी। बहादुरगढ़ गांव में रहने वाली प्रेमा देवी के 5 बेटे थे, जिन्हें प्रेमा देवी ने गांव में 12वीं तक पढ़ाने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। एक दिन कांची प्रेमा से कहती है, और बताओ प्रेमा, कब आ रहे हैं तुम्हारे 5 पांडव शहर से? बस बीते दिनों तार भेजा था, अब की बरस 5 की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जिसके बाद सरकारी सर्विस में मेरे बेटों की बहाली हो जाएगी, तो घर संसार भी बस जाएगा। प्रेमा कांची से अपने मन की अभिलाषा बता ही रही थी कि अचानक उसके 3 बेटे रोहित, अंशुल और राजवीर 3 लड़कियों के साथ चले आते हैं। उनके तंग शॉर्ट कपड़े, हाई हील्स चीख चीख कर उनके शहरी होने का बयान दे रहा था। पूरे गांव की नजर उन्हीं पर गड़ी हुई थी। अरे ऋतिक, अंशुल, राजवीर, तुम तीनों यूं अचानक गांव, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, और ये अंग्रेजी मेम साहब कौन है? अपनी माँ प्रेमा की पूछताछ देखकर राजवीर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वह झिझकते हुए कहता है, वो माँ, ये तीनों आपकी बहू हैं। ये सुनकर प्रेमा का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह माथे पर हाथ धरकर बोलती है, वाह रे मेरी नकारी औलाद, क्या खूब दिन दिखाया। इन मॉडर्न लड़कियों से शादी करके अपनी माँ के सपने को मिट्टी में मिला दिया, सुध-बुध बिसरा दिया था क्या, जो इन अधनंगी लड़कियों को लुगाई बनाने से पहले एक बार भी जात बिरादरी के बारे में नहीं सोचा। ओह गॉड सासू मॉम, अब बंद भी कीजिए ये सो कॉल्ड सास वाला मेलोड्रामा। इन दही से लोगों का यही ड्रामा है, भावनाओं में बहते रहते हैं। क्या खराबी हमारे कपड़ों में, थोड़े छोटे ही तो हैं। अरे खराबी शब्द ही फीका है तुम तीनों के तंग कपड़े के आगे, ऐसा लग रहा है जैसे फैशन के आड़ में बचिया का फ्रॉक लटका लिया हो। ये सुनकर तीनों शहरी बहुएं गुस्से में तिलमिलाकर कहती हैं, हे यू ओल्ड लेडी, तुम होती कौन हो हमारे फट्टे में टांग अड़ाने वाली, जिसकी लास्ट, अगर और बेइज्जती नहीं करनी तो पत्ती गली पकड़ लो। प्रेमा की तीनों शहरी मॉडर्न बहुओं का बिगड़ैल बोलबाला सुनकर कांची वहां से चली जाती है, मगर उस रात प्रेमा की आंखों में नींद जैसे दुश्वार हो गई थी। आज पूरे गांव घर में मेरी ही शहरी मॉडर्न बहुओं की चर्चा चल रही होगी। इससे पहले कि मेरे 2 बेटे मोहित और युग भीमन मौजी की तरह मॉडर्न बहू ले आए, समय रहते मुझे उनकी शादी कर देनी चाहिए। इस तरह प्रेमा देवी अपने बचे हुए दोनों बेटों की शादी भारती और देविका नाम की 2 सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहुओं से कर देती है। जैसे ही दोनों संस्कारी देवरानी ससुराल में मॉडर्न जेठानियों को देखती हैं, तो उनके चेहरे पर शिकंज उभर आती है। तभी स्टेला कहती है, ऐना मीशा, जरा देखो तो हमारी सो कॉल्ड संस्कारी देसी देवरानी हमको कैसे घूर घूर कर देख रही हैं। कोई बात नहीं, देखने दो। वैसे इनका ये सलमा सितारा वाला लल्लन टॉप लहंगे की तड़कीली भड़कीली चमक मेरी आंखों में चुभ रही है। लेट्स गो लेडीज। तीनों मॉडर्न जेठानियां अपने फैशन का जलवा दिखाकर इतराती हुई कमरे में चली जाती हैं और प्रेमा कहती है, बहू, अपनी शहरी मॉडर्न जेठानी की असरफिरी दशा देखकर तुम समझ गई होगी। जब से आई हैं पूरे गांव में थू-थू हो रही है। मेरे लिए तो ये देखना मर मिटने जैसा हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें बहू बनाया ताकि संस्कार की संगति करके मेरी मॉडर्न बहुओं का मन फिराव हो सके। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमारी मॉडर्न जेठानी को बदलने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। दोनों संस्कारी देवरानी अपनी शहरी मॉडर्न जेठानियों को बदलने के मिशन में लग जाती हैं। अगली सुबह, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पता नहीं कौन गवार फटे ढोल की तरह हल्ला मचा रहा है सुबह सुबह, अब तो देखना ही पड़ेगा। तीनों मॉडर्न जेठानी गुस्से से आग बबूला होकर कमरे से बाहर आकर कुड़कुड़ाती हुई कहती हैं, बंद करो ये घंटा बजाना सुबह सुबह, सर दर्द कर दिया। ओहो जेठानी जी, भगवान के मंदिर में कुड़कुड़ाना अच्छी बात नहीं। बंद करो ये बकवास, तुम दोनों के पास कोई दूसरा काम धंधा नहीं है क्या, जो इस घंटी को बजा बजा कर हमारी बैंड बजा रही हो, गंवार कहीं की। जेठानी जी, आपके लिए भले ये गंवारपंती है, मगर हमारी भाषा में इसे संस्कार कहते हैं। अरे देविका, शायद इन्हें संस्कारों से भेंट नहीं हुई होगी। शहरी माहौल में जो पली बड़ी है हमारी मॉडर्न जेठानी, तभी तीनों की तीनों खुद को 30 मार खा समझती है। बंद करो अपनी जुबान, तुम 2 कौड़ी की देवरानी खुद को समझती क्या हो? 6 मीटर की साड़ी पहनने से संस्कार साबित नहीं हो जाते। न कपड़े पहनने ओढ़ने की ढंग है, न मेकअप का। बड़ी आई 36 गुणों वाली संस्कारी बहू बनने। हाँ। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। दोनों देवरानी अपनी जेठानी को संस्कार के सांचे में ढलने की अनगिनत कोशिश करती हैं, मगर शहरी मॉडर्न जेठानियों के अतरंगी हरकतों में कोई भी इजाफा नहीं आता। एक रात की बात है। माँ जी, जेठानी जी, खाना बन गया है, सभी आ जाइए। अरे वाह बहू, आज तूने मेरी पसंद का खाना बनाकर दिल खुश कर दिया। सचमुच आरती और देविका, माँ बिल्कुल सच कहती हैं।
तुम दोनों में संस्कारी बहू के 36 गुण कूट कूट कर भरे, संस्कारी बहू के साथ गुणवान गृहिणी भी हो। अपनी देवरानी के संस्कारों की बखान सुनकर मॉडर्न जलकोकड़ी जेठानी नाक चढ़ाकर चिल्लाती हुई कहती है, राजवीर, हमारी देसी देवरानी के खाने में ऐसा भी कौन सा खजाना नजर आया तुम्हें जो रमता जोगी बने बैठे हो? अरे ये भी कोई खाना है? हमें ये घास फूस खाने की आदत नहीं है। जाओ जाकर हमारे लिए फटाफट व्हाइट सॉस पास्ता बना कर लाओ। ये खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा जेठानी जी, क्योंकि ये हमने खास आप तीनों के लिए बनाया है। ये देहाती देवरानी, अब तुम हमें बताओगी कि हमें क्या खाना चाहिए? हे भगवान जेठानी जी, जरा अपनी अंग्रेजी जुबान पर ताला लगाकर अपने चरमराए बॉडी पर नजर दौड़ाइए। तीनों कैसे सूखकर कांटा हो गई हैं। थोड़ा तो अपने सूखे शरीर पर तरस खाइए, वरना एक दिन हवा का तेज झोंका चल गया ना तो आप तीनों को उड़ा ले जाएगा। ये सुनकर ससुराल के सभी सदस्य जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो कौड़ी की देवरानी, हमारा मजाक बनाती हो? तुम जैसे जाहिलों को क्या पता हमारे शहर में पतलापन नहीं बल्कि बॉडी मेंटेनेंस कहते हैं। हाँ, स्टूपिड सो कॉल्ड संस्कारी बहुएं। तीनों मॉडर्न जेठानी अपने तेवर दिखाकर कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही एक शाम अपनी जेठानियों को बाहर आता देख देविका बोलती है, जेठानी जी, अब तीनों कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, घर में बैठे बैठे बोर हो गई हैं, इसलिए बाजार जा रहे हैं, क्योंकि हम मॉल तो है नहीं जहाँ हम मॉडर्न जेठानी जा सके। तो क्या आप लोग इन कपड़ों में जाएंगी? सो वॉट, हम इन कपड़ों में कंफर्टेबल हैं। और दूसरी बात, हमें तुम जैसी संस्कारी देवरानी जैसा बनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। ये 6 मीटर की साड़ी और 36 गुण तुम्हें मुबारक हो। लेट्स गो लेडीज। तीनों मॉडर्न जेठानी मिनी स्कर्ट और हाई हील्स पहनकर बाजार निकल जाती हैं। पूरे बाजार में नजर उन पर ही गड़ी होती है। तभी अचानक तेज रफ्तार में आ रही एक कार में स्टेला के स्कर्ट का हिस्सा फंसकर फट जाता है। डैम, मेरी ड्रेस! एना, मीशो, मुझे कवर करो। दोनों जेठानी उसे कवर कर लेती हैं। तभी वहां से गुजर रही गुंजन नाम की एक लड़की अपना दुपट्टा उसे देकर बोलती है, ये लो, ये दुपट्टा, थैंक यू सो मच। मेम साहब, ये तो हर दिन का हो गया है। आप जैसे शहरी लोगों के लिए तंग छोटे कपड़े फैशन बन गया, मगर सूट साड़ी हम भारतीय महिलाओं का कल्चर है। और जानती हैं, सूट में दुपट्टा इसीलिए दिया जाता है कि अगर कभी सूट की सिलाई उभर जाए तो हमें भरे समाज में रुस्वा ना होना पड़े। और 6 मीटर की साड़ी में ही एक संस्कारी औरत की असली छवि उभरती है। इस तरह वह अनजान लड़की मॉडर्न जेठानियों को संस्कार के मायने सिखा जाती है। उस पल उनकी आंखों में पछतावे के आंसू इठला रहे थे। अगर हमने पहले ही अपनी देवरानी की बात मानी होती तो आज ना हम जेठानी की जग हसाई होती, ना ये दिन देखना पड़ता। इसके बाद तीनों जेठानी घर आकर अपनी देवरानी से माफी मांगती हैं, जिसे देखकर देविका कहती है, कोई बात नहीं जेठानी जी, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए बस। आप तीनों ने संस्कार का असल सबब सीख लिया, यही बहुत है। उस दिन के बाद से तीनों शहरी मॉडर्न जेठानी अपनी संस्कारी देवरानी के तौर तरीके सीखकर उनके साथ घुल मिल कर रहने लगती हैं। देखो अनीता, तुम गांव जा रही हो, ऐसे कपड़े पहनकर जाओगी तो सब लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? ओहो, आप ऐसा क्यों सोचते हो? जब मैं गांव जाऊंगी तो सब लोग शहर के रंग ढंग देखकर बहुत खुश होंगे। देखना, ये मेरा आपसे वादा है, वादा। अनीता अमित के साथ छोटे कपड़े पहनकर उसके गांव के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही अमित अपने गांव में अनीता को अपने घर पर लेकर जाता है, उसे देखते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? हाँ, दरअसल माँ, आप अंदर चलो, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तभी दरवाजे पर नंदिनी भी आ जाती है और अमित के साथ अनीता को देखकर हैरान रह जाती है। अजी, बड़े दिनों बाद आप वापस घर लौटे हो, और ये लड़की कौन है? लगता है आपकी कोई दोस्त है। ओहो, तुम कितनी भोली हो। भला कोई आदमी अपने घर पर अपनी कोई दोस्त को क्यों लेकर आएगा? मैं उनकी पत्नी हूँ, यानी कि तुम्हारी सौतन। ये सुनते ही नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पत्नी नंदिनी और अपनी माँ को उनके कमरे में ले जाता है और उन्हें समझाता है। देखो माँ, मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी शादी नंदिनी से करवा दी थी। लेकिन नंदिनी मेरा बहुत ख्याल भी रखती है और मैं उसको हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। लेकिन मैं अनीता से प्यार करता हूँ और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। मेरी उससे बहुत पहले ही शादी हो चुकी है। हे भगवान, बेटा, ये तूने क्या किया? अब गांव के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे थोड़ी तो हमारी इज्जत का ख्याल रखता। नहीं माँ जी, आप इन्हें कुछ मत कहिए। इन्होंने जो किया सही किया, और फिर इन्होंने मुझे छोड़ा तो नहीं। मैं इसी घर में इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं अपनी सौतन के साथ भी अच्छे से रहूंगी।
ऐसा कहकर नंदिनी अमित की बातों को समझ जाती है, जिसके बाद में अपने कमरे में वो चली जाती है। देखते ही देखते अमित अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रहने लगता है। एक दिन अनीता अपनी सौतन नंदिनी से कहती है, अरे यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल नहीं है क्या? मुझे खुले में नहाने की आदत है, यहाँ पर तो कोई स्विमिंग पूल है ही नहीं। दीदी, यहाँ पर स्विमिंग पूल मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक नदी है जहाँ पर आप नहा सकती हो, लेकिन वहाँ जाना मना है। सुना है वहाँ से कई आदमी गुजरते हैं, इसलिए कोई भी औरत वहाँ जाकर नहीं नहाती। ओहो, ये सारी बातें तो बेकार की हैं। भला कोई हमें नहाते हुए कैसे देख लेगा? तुम मुझे उस नदी के पास लेकर चलो। अनीता के कई बार कहने के बाद नंदिनी उसे नदी के पास ले जाती है, जहाँ वो नदी का पानी देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर नहाने का तो मजा ही अलग होगा। अनीता फटाफट अपने कपड़े उतारकर नदी में जाकर नहाने लगती है। ये सब देखकर नंदिनी उससे कहती है, अरे दीदी, जल्दी से यहाँ से बाहर निकल आओ, नहीं तो कोई मर्द जात आ जाएगा और आपको देख लेगा। अनीता दिल भर के नदी के अंदर नहाती रहती है, उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। दूसरी तरफ नंदिनी अनीता को देख देख कर बहुत ज्यादा घबराने लगती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ओहो, अब मैं क्या करूं? अनीता दीदी तो बाहर निकलना ही नहीं चाह रही हैं। हे भगवान, आज कोई हमें देखने वाले, मुझे ही पहरेदारी पर खड़े होना होगा। नंदिनी यहाँ से वहाँ देखने लगती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। जिसके कुछ ही देर बाद अनीता अच्छे से नहाकर बाहर आती है और कपड़े पहन लेती है। अरे वाह, कितना मजा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ऐसे नहाकर। अब से मैं रोज यहाँ पर नहाने आया करूंगी। और एक काम करना, तुम भी मेरे साथ नहाना, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। अगर अमित जी को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। आप जल्दी से घर चलिए। नंदिनी अनीता को वापस घर ले आती है, जिसके बाद वो अपनी सास को नदी में नहाने के बारे में बताती है। अरे माँ जी, मैं तो कहती हूँ आप भी नदी में नहाना चलना हमारे साथ, बहुत मजा आता है। अरे बहू, तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? तुझे पता भी है वहाँ से कितने मर्द निकलते हैं, और वो भी गांव के। अरे गांव के किसी आदमी ने तुझे ऐसे नहाते हुए देख लिया तो पूरे गांव में हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। जरा इसके बारे में तो सोच। आप दोनों ऐसा क्यों सोचती हो? शहर में सभी औरत और मर्द एक साथ एक ही स्विमिंग पूल में नहाते हैं, वहाँ तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। फिर यहाँ गाँव में लोग इतना क्यों सोचते हैं? मेरी बात मानो, अगर आपको भी मजे से नहाना है तो कल मेरे साथ जरूर चलना। ऐसा कहकर अनीता अपने काम में लग जाती है। देखते ही देखते शाम होने लगती है। शाम को सारे काम खत्म करने के बाद अनीता नदी में नहाने की सारी बातें नंदिनी को बताती है, जिसे सुनकर नंदिनी को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है दीदी, कल जब आप नदी में नहाने के लिए जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, और मैं भी देखूंगी कि आखिर नदी में नहाने से ऐसे कौन से मजे आते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिनी और अनीता दोनों सौतन मिलकर अपने घर के सभी कामों को निपटा लेते हैं। जिसके बाद नंदिनी और अनीता दोनों मिलकर नदी के पास जाती हैं और वहां जाकर नहाने लगती हैं। अरे वाह दीदी, आप तो सच कह रही थी, यहाँ नहाने में तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। अब तो मैं रोज यहाँ पर ही नहाऊंगी। दोनों सौतने मिलकर नदी में खूब मजे से नहा रही होती है कि तभी वहाँ पर कौशल्या भी आ जाती है और उन्हें नहाते हुए देख उनसे कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ पर नहा रही हो, तुम्हें तो हमारी जरा भी इज्जत का ख्याल नहीं। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे माँ जी, आप भी एक दिन के लिए अपनी इज्जत को भूल जाइए और यहाँ हमारे साथ मजे से नहा लीजिए। अनीता और नंदिनी कौशल्या को बहुत समझाती है, जिसके बाद में दोनों मिलकर अपनी सास को भी नदी में नहाने के लिए ले आती है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर नदी में नहाने लगती हैं कि तभी गांव के कुछ लड़के वहां से गुजर रहे होते हैं। अरे, यह लड़कियों की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है नदी के किनारे से ही कहीं से आ रही है। अरे वाह, आज तो लगता है बवाल हो ही गया, कोई चिड़िया नदी में नहा रही है। वो तीनों मिलकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुपकर अनीता, नंदिनी और कौशल्या को नहाते हुए देखने लगते हैं। अरे देखो, अरे उसे देखो, उसे देखो तो सही, कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसकी वीडियो बना लूं। ऐसा कहकर प्रमोद अपने फोन में वीडियो बनाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते तीनों ही एक साथ मिलकर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर अमित पहुंच जाता है और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग लड़कियों के नहाते हुए फोटो और वीडियो बनाओगे? अभी रुको, मैं तुम तीनों को अभी बताता हूँ। अमित पास में पड़ा एक डंडा उठाता है और उन तीनों की खूब पिटाई करता है। जिसके बाद वो तीनों अमित से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगा।
अरे करना तो दूर, आज के बाद हम यहाँ पर कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। वो तीनों वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अमित वापस घर लौट आता है और अपनी दोनों पत्नियों और अपनी माँ के आने का इंतजार करता है। जैसे ही वे तीनों नदी से नहाकर आ जाती हैं, वो उनसे कहता है, आज जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अगर आइंदा मैंने तुम तीनों में से किसी को भी नदी में नहाते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी नदी में ना खुद जाऊंगी और ना ही इन दोनों को लेकर जाऊंगी। उस दिन के बाद से अनीता को अपनी गलती का सबक मिल जाता है और वो नदी में नहाना छोड़ देती है। डेजी और जेसिका बचपन से सहेलियां हैं। दोनों की गहरी दोस्ती इस बात से ही जाहिर होती है कि दोनों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद दोनों ने सेम कॉलेज और सेम सब्जेक्ट के साथ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां दोनों राम लखन से दिल लगी कर बैठी। राम, तुमने अपनी मम्मी से मेरे बारे में बात की? राम झिझकते हुए बोलता है। सॉरी जेसिका, वो मैं माँ से बात करने ही वाला था मगर मेरे दिमाग से उतर गया। राम, यू आर टू मच। ना तो तुम अपनी मम्मी से मेरे बारे में बात कर रहे हो, ना मेरे डैडी से मुलाकात करते हो। जैसे ही जेसिका की जुबान रुकती है, डेजी कहती है, ओ राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना। सॉरी, पॉइंट पर आने के लिए गाने का सहारा लेना पड़ा। जरा सोचिए, अगर दोनों सहेलियों की शादी कहीं और हो गई तो आप दोनों को कितना जोर का झटका लगेगा। और जहाँ प्यार ना हो वैसी शादी उम्र कैद की सजा से बनकर रह जाती है और सारी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह काटना पड़ता है। ये सुनकर बेचारे दोनों भाई के दिल और दिमाग दोनों में हलचल मच जाती है, जिसके बाद वह बिना देरी किए जेसिका और डेजी से शहर के मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों सहेलियां बन जाती हैं, देवरानी और जेठानी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई। अगर पहले पता होता कि आप और देवर जी हमें खोने के ख्याल से इतना डरते हो तो इतनी देरी नहीं होती। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जेसिका, हमने शादी तो कर ली, अब तुम्हें हमारे घर वालों से मिलना है। तो ले चलो हमें हमारे ससुराल वालों से मिलवाने। फिर क्या था, दोनों देवरानी जेठानी अपने साजन के साथ चल पड़ती हैं ससुराल। तकरीबन 23 घंटों के बाद ट्रेन छपरा स्टेशन पर रुकती है। ओह गॉड, लखन, ये तुम हमें कहाँ ले आए? एक तो इस स्टेशन का नाम इतना अटपटा सा है, छपरी लोग भरे हुए हैं इस सो कॉल्ड छपरा स्टेशन पर। बस ऐसा समझ लो कि इस स्टेशन से ही तुम दोनों देवरानी जेठानी का ससुराल शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद सभी ससुराल पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर खड़ी दुलारी को देखकर राम कहता है, ये रहा तुम्हारा ससुराल और सामने खड़ी है तुम्हारी सास। अरे देखो तो दुलारी, तुमने दोनों अनमोल रतन गांव आई गए। जहां परिवार को देखते ही राम लखन का चेहरा खुशी से खिल जाता है, वहीं देवरानी जेठानी को जैसे सदमा लग जाता है और वह फुसफुसाती हुई बोलती है, ओह गॉड, जेठानी जी, हमारे ससुराल वाले तो शुद्ध देसी देहाती निकले। इनकी ये गवारों वाली भाषा तो मेरे सर से होकर गुजर रही है। अब कर भी क्या सकते हैं डेजी, हमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हमने तो इन राम लखन को लल्लन टॉप समझकर शादी की, सोचा नहीं था कि ये लल्लू राम निकलेंगे। अरे बहू, दूर क्यों खड़ी हो? अपने ससुराल वालों को देखकर खुश नहीं हुई क्या? नहीं सासू माँ, वो सफर काफी लंबा था ना, इसलिए थोड़ी थकावट हो गई है। सास देवरानी जेठानी को ससुराल के सभी सदस्य से मिलवाती है, जिसमें ससुर हजारी प्रसाद, दादी सास उमावती और नंद निमकी से मिलवाती है। जैसे तैसे दोनों जेठानी देवरानी का दिन ससुराल में शुरू होता है। बहू, ये ले खेत की मिट्टी लाई हूँ, इसे चूल्हा लीप देना, तब ही चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाना। क्या इस घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है? जबकि जमाना इतना आगे बढ़ गया है। अरे आजकल तो गरीब से गरीब घर में एलपीजी गैस चूल्हा मिल गया है। या तो आप पैसे खर्च करने से कतराते हैं, या शायद हमारे गवार ससुराल वाले गांव से बाहर ही नहीं निकले। रहने दीजिए जेठानी जी, क्योंकि हम बहुओं का सासू जी को समझना सर में दीवार मारने के बराबर है। अगर हमारे ससुराल समझदार होता तो घर का नजारा ऐसा होता। यहाँ ना सोने के लिए पलंग है, ना ठंडे पानी के लिए एक फ्रिज, और ना घर में आने जाने वाले मेहमानों की खातिर कुर्सी है। इसलिए तो जो भी आता है चटाई पर ही पसर जाता है।
बहुओं के ताने बाने सुनकर बेचारी सीधी साधी सास जाकर ससुर और अपने दोनों बेटों को सारी बात बताती है। तभी उमावती कहती है, अरे हमके तो पहले से ही बुझात रहे कि दोनों शहरी देवरानी जेठानी हमारे हंसते खेलते घर संसार में जरूर जहर घोल दी। अम्मा तुम ना बेमतलब तिल का तार न बनाओ। राम लखन तुम दोनों बहुओं के लिए पलंग खरीद लाओ, काहे कि दोनों शहर में पली बड़ी हैं। जी पिताजी। ससुरा के समझाए अनुसार दोनों देवरानी जेठानी के पति उनके लिए 2 पलंग खरीद ले आते हैं, जिसे देखकर देवरानी तानेबाजी की तान छेड़ते हुए कहती है, थैंक गॉड, कम से कम हमारे गवार ससुराल में फाइनली ढंग का एक फर्नीचर तो आया। शायद हमारे गवार ससुराल वाले के भेजे में भरा भूसा थोड़ा घर कर गया है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, मगर दोनों बहुएं अक्सर अपने गवार ससुराल वालों पर बड़बड़ाती रहती। एक दोपहर दोनों देवरानी जेठानी कमरे में बैठी बातें कर रही थी। तभी ननद निमकी दरवाजे पर खड़ी बोलती है, एक्सक्यूज मी भाभी, मैं आई अंदर ढूकिंग। नंद की टूटी फूटी अंग्रेजी सुनकर दोनों देवरानी जेठानी जोर जोर से हंसती हुई उसकी हंसी उड़ाने लगती हैं। वाह हमारी अक्लमंद ननद, आज तुमने भी अपनी जुबान से गवारों वाले ज्ञान की झलक दिखला ही दी। जरा एक बात तो बताना, तुमने स्कूल के पीछे बैठकर पढ़ाई की थी? अरे नहीं नहीं डेजी, जब ऊपर वाला ज्ञान बांट रहा था तब हमारी ननद और हमारे शुद्ध देसी ससुराल वाले साथ मिलकर गधा चला रहे थे, इसलिए गवार रह गए। शहर से आई अपनी भाभी के मुंह से ऐसा सुनकर ननद की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से चली जाती है। समय बीतता है और गुजरते दिनों के साथ दोनों देवरानी जेठानी के जुबान से ससुराल वालों को गवार बोलने का बोलबाला बेतहाशा बढ़ जाता है, जिसे देखकर ससुराल के सभी सदस्य उनसे कटे कटे रहने लगते हैं। जेठानी जी, ये हमारे गवार ससुराल तो आजकल हुआ क्या है? कुछ दिनों से इनकी गवारपंथी देखी नहीं। शायद हमारे गवार ससुराल वाले सुधर गए हैं, तभी तो उनकी बेफजूल की किचकिच बंद हो गई है। दोनों ऐसा बोल ही रही होती हैं, तभी उनके पति बोलते हैं, जेसिका जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हें गांव घुमाकर लाता हूँ। इस गांव में घूमने जैसा रखा ही क्या है? राम, हमारे गवार ससुराल वालों की अजीबोगरीब हरकत क्या कम है? मगर जेठानी जी, हमें कौन सा टैक्स भरना है? वैसे भी इस छप्पर चढ़ी छत के नीचे रहकर अपने गवार ससुराल वालों के संग रहकर मैं बोर हो गई हूँ। चलते हैं ना। दोनों देवरानी जेठानी झटपट से अपने पतियों के साथ गांव की सैर सपाटे के लिए निकल जाती हैं, जहां राम और लखन उन्हें नदी पोखर दिखाते हैं, जहां औरतें झुंड में कपड़े धोते हुए बातें कर रही थी। जिसके बाद वह उन्हें खेत खलिहानों में काम करते हुए किसानों को दिखाते हैं और ये सब देखकर वह चिढ़ते हुए नाक चढ़ाकर कहती हैं, छी, ये गवार लोग कैसे मिट्टी में सने हुए हैं। लखन, तुम खड़े क्या हो? मुझे घर लेकर चलो। डेजी, जरा उन किसानों पर गौर करो जिनका शरीर मिट्टी में सना हुआ है, फिर भी उनके चेहरे पर चमक है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ मेहनत में मगन है। उस पोखर पर देखो, उनके घर आंगन में हैंडपंप नहीं, इसलिए उनकी जरूरत पोखर से जुड़ी है। फिर भी उनके माथे पर उसे पाने की ललक नहीं, बल्कि चेहरे पर खुशी की लाली झलक रही है। मगर शायद ये तुम्हारी समझ से परे है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये गवार है, मगर हमारे लिए ये गांव परिवार है। शायद लखन की बात तुम्हारी समझ आ गई हो। गांव के लोग जुबान के साफ होते हैं, इसलिए जो भी आता है बोल देते हैं, मगर उनके मन में मैल नहीं होता, न ही वो शहरी लोगों की तरह दोहरा दिखावा करते हैं। दोनों भाइयों की फटकार देवरानी जेठानी के जुबान पर चुप्पी जड़ जाती है। फिर घर पर, कैसा लगा मेरी बहुओं को गांव? आप सभी हमारे कहे सुने के लिए माफ कर दीजिए। हमने घर में ऐशो आराम की चीजों के घटी देखकर आपको गवार शब्द के तराजू में तोला। कोई बात नहीं बहू, जो हुआ उसे सपना जानकर भुला दो। बस एक बात याद रखना, किसी भी इंसान को शहर, गांव या भाषा भाव के कारण फिर कभी गवार मत कहना, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अधूरा बनाया है। कोई भी अपने आप में पूरा नहीं है। उस रोज के बाद से दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल वालों के साथ मेल मिलाप के साथ घुल मिल कर रहने लगती हैं। ओहो, कितनी सर्दी हो रही है। अरे मनीषा, जल्दी से जाकर गर्मा गर्म चाय बना ले। अगर तू चाय नहीं बनाएगी तो मैं तो सर्दी के मारे ठिठुर जाऊंगी। मनीषा चाय बनाकर ले आती है और अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, अरे माँ जी, सुबह से ही आपका 5वां कप है। इतनी चाय पियोगी तो कैसे चलेगा? अरे बहू कमाल करती है।
अब ये चाय का ही तो सहारा है। अगर चाय भी नहीं मिलेगी तो सर्दी में मैं तो पागल हो जाऊंगी, पागल। आधी सर्दी तो मेरी चाय से ही गुजरती है। जब से सर्दियां शुरू होती है तब से माधुरी मनीषा का चाय बनवा बनवा कर बुरा हाल कर देती है। हर थोड़ी देर बाद माधुरी मनीषा से चाय बनवाने लगती है। अब तो माधुरी का बेटा और उसका पति उससे कहने लगते हैं, अरे भाग्यवान, कमाल करती हो तुम तो। सुबह से तुमने कितने कप चाय पी लिए हैं? इतनी चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे माँ, आप तो चाय पीते ही हो। अब आपने मनीषा को भी चाय पीना सिखा दिया है। जितनी बार आप चाय पीती हो उतनी ही बार मनीषा भी चाय पीती है। अरे चाय तो ठीक है, लेकिन आजकल तो मुझे चाय में भी स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों ना हम अपने सर्दी के लिए अलग स्पेशल चाय बनाना शुरू करें। लेकिन ये अलग स्पेशल चाय कैसे होगी? तूने कभी पहले अलग स्पेशल वाली चाय बनाई है क्या? अरे माँ जी, मैंने अलग स्पेशल चाय कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं बना सकती हूँ। आखिरकार YouTube जिंदाबाद। अब मैं YouTube से देखकर आपको एक नंबर की जायकेदार चाय बनाकर पिलाऊंगी। मनीषा YouTube ओपन करती है और उसमें से चाय बनाना सीखती है, जिसके बाद वो चाय का पतीला उठाती है और गैस पर रखती है। हाय हाय हाय, कितनी ठंड हो रही है। जल्दी से चाय बना लेती हूँ। जब तक गर्मा गर्म चाय अंदर नहीं जाएगी तब तक ठंड बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा कहकर मनीषा पतीले में पानी और दूध डालती है, जिसके बाद चीनी और चाय पत्ती डालती है। जब वो उबलने लगता है तो मनीषा उसके अंदर लौंग, इलायची, सौंठ, अजवाइन और अदरक भी डाल देती है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है चाय की, एकदम जायकेदार चाय। मनीषा रसोई में खड़े खड़े चाय की खुशबू लेने लगती है, जिसके बाद वो चाय कप में डालती है और अपनी सास को देने के लिए जाती है। अरे माँ जी, आपने चाय तो बहुत सारी पी होगी, लेकिन ऐसी चाय आपने कभी जिंदगी में नहीं पी होगी। ये लो चाय पीकर बताओ, कैसी बनी है मेरी चाय? जैसे ही माधुरी चाय पीती है वो चाय पीते हुए मनीषा को देखने लगती है। जिस तरह से वो मनीषा को देखती है, मनीषा अपने मन ही मन में सोचती है, अरे मुझे तो लगता है कि माँ जी को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अब मैं क्या करूं? लगता है बहुत ज्यादा डांट सुनने वाली हूँ मैं। तभी माधुरी मनीषा से कहती है, ओहो बहू, मजा आ गया। इतनी मस्त चाय बनाई है तूने कि मन कर रहा है मैं तेरे हाथों को चूम लूं। अरे इतनी लाजवाब चाय बनाना तूने कहाँ से सीखा? अरे माँ जी, YouTube जिंदाबाद। मैंने इतनी अच्छी चाय बनाना YouTube से सीखा है। वैसे मैं आपको इससे भी और अच्छी स्वादिष्ट चाय बनाकर पिला सकती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले मुझे इस कप के बाद एक और कप यही वाली चाय दोबारा दे देना। माधुरी को जायकेदार चाय पीकर बहुत स्वाद आता है। वो स्वाद से चाय पीती है, जिसके बाद वो उसी चाय का एक कप और पीती है। ऐसे ही सुबह से शाम तक दोनों सास बहू अलग अलग प्रकार की चाय बनाने लगती हैं। अब मनीषा के मन में एक और विचार आता है। हाँ जी, हमने हर तरीके की चाय पीकर देख ली, लेकिन अभी तक हमने कुल्हड़ वाली चाय नहीं पी है। क्यों ना आज मैं कुल्हड़ वाली चाय बनाऊं? अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। जो तेरा दिल करे तो वो बना ले, लेकिन अगर चाय बना रही है तो थोड़ी ज्यादा बनाना। तभी वहाँ पर उमेश और राजीव भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मनीषा से कहते हैं, अरे वाह बहू, अगर तुम चाय बना रही हो तो एक काम करो, अरे मेरे लिए भी बना लेना, ठीक है? और मेरे लिए भी बना लेना, मेरा भी आज चाय पीने का थोड़ा मन कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मैं सबके लिए कुल्हड़ वाली चाय बनाऊंगी। मनीषा रसोई में जाती है और सभी के लिए कुल्हड़ वाली चाय बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते कुल्हड़ वाली चाय की खुशबू पूरे घर में महक उठती है। जिसके बाद मनीषा मिट्टी के कुल्हड़ में चाय डालती है और अपने सास, ससुर और अपने पति के पास लेकर आती है। जिसके बाद वो सभी को चाय देते हुए कहती है, पेश है आपके सामने मनीषा की स्पेशल एकदम दमदार कुल्हड़ वाली चाय। मनीषा एक एक करके सभी को चाय देती है। जिसके बाद वो सभी लोग कुल्हड़ वाली चाय पीना शुरू करते हैं। सभी लोग कुल्हड़ वाली चाय पीकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें मनीषा की चाय पीकर मजा आ जाता है। अरे वाह बहू, क्या बात है, क्या मस्त चाय बनाई हो। इस चाय ने तो सर्दी को भी एकदम भगा दिया है। हाँ जी, चाय पीने से पहले मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं बस क्या ही बताऊं, लेकिन चाय पीते ही सर्दी तो एकदम गायब हो गई। ये सर्दी वाली स्पेशल चाय तो कमाल की है।
चाय पीकर राजू, उमेश और माधुरी को बहुत मजा आता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी चाय पीते पीते मनीषा टीवी ऑन कर देती है, जिसके बाद टीवी में एक न्यूज आती है। आज के मुख्य समाचार। भारी ठंड की वजह से कई गरीब लोग और कई बेसहारा लोगों की मृत्यु हो गई है। इतनी ठंड बेचारे गरीब लोग सहन नहीं कर पाए और उन्होंने ठंड के चलते अपना दम तोड़ दिया। ये न्यूज देखकर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने परिवार से कहती है, हे भगवान, कितना बुरा हुआ उन लोगों के साथ। ठंड के चलते और पता नहीं कितने लोगों की जान जाने वाली है। तभी माधुरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मनीषा से कहती है, ठंड को दूर करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ठंड से छुटकारा पाना तो हमारे बस की बात है। कई अमीर लोग उन गरीब लोगों को कपड़े और स्वेटर से सहारा दे रहे हैं, लेकिन उससे भी उनकी ठंड नहीं रुक रही। क्यों ना हम लोग अपनी एक गर्मा गर्म सर्दियों की स्पेशल चाय उन गरीब लोगों में बांट दें, जिससे उनके शरीर में थोड़ी सी गर्मी बने। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इसके चलते तो पता नहीं और कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। बहू, क्या तुम लोगों की जान बचाने में अपना योगदान देना चाहोगी? अरे पिताजी, ये भी क्या कोई पूछने की बात है। मैं तो जरूर लोगों की जान बचाना चाहूंगी। चलिए, अब मैं लोगों के लिए चाय बना लेती हूँ, ताकि उन गरीब लोगों को अपनी सर्दियों की स्पेशल चाय पिलाकर उनकी ठंड उनके शरीर से दूर कर सकूं। मनीषा रसोई में जाती है और गर्मा गर्म चाय बनाती है, जिसके बाद वो सभी चाय को केतली में डाल लेती है और गरीब लोगों के पास जाकर उन्हें डिस्पोजल के गिलास में चाय देना शुरू करती है। जैसे जैसे लोग मनीषा के हाथ से बनी हुई गर्मा गर्म सर्दियों की स्पेशल चाय पीते हैं, उनके शरीर से ठंड धीरे धीरे भागने लगती है। जहाँ लोग ठंड के मारे सिकुड़ गए थे, वहीं अब धीरे धीरे बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं। देखिए, इंडिया की नंबर 1 सर्दियों से बचने वाली सर्दियों की स्पेशल चाय। आज इस चाय की वजह से ना जाने कितने लोगों की जान बचने वाली है। न्यूज रिपोर्टर की वजह से मनीषा बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। दूसरी तरफ वो अपनी सर्दियों की स्पेशल चाय से कई लोगों की जान भी बचा लेती है। एक गरीब गर्भवती औरत एक शव से लिपटी हुई फूट फूट कर रो रही थी। गांव की बड़ी भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। अजी उठो ना, बस अब बंद भी करो ये अटखेलियां। अरे पद्मा पगला गई है क्या? मुर्दा कभी जागा है भला? रमू अब नहीं रहा, वह इस दुनिया से दूर जा चुका है। इस सच को स्वीकार कर ले। लगता है बेचारी को गहरा सोब लग गया है। आज के महंगे दौड़ में बिना पति के 4-4 बेटियों का भार जाने कैसे संभालेगी बेचारी। अब तो आखिरी आस इसकी कोख में बंधी, बस इस बार इसे बेटा हो जाए। पद्मा की पहले ही 4 बेटियां थीं, जिसका नाम रवीना, माधवी, परिणीति और पूजा था। इस बार पद्मा 5वीं बार गर्भवती थी। 8वें महीने का पड़ाव पार होने को था। रमुआ के रहते पद्मा ने बाहर डग नहीं निकाला था, क्योंकि रमुआ दिन भर खेत खलिहान में खटनी करता, जिससे घर खर्च आसान तौर पर चलता बन जाता। मगर उसकी मौत ने पद्मा पर घनघोर गरीबी का पहाड़ ढा दिया था। पद्मा का मन इसी चिंता में घुला जा रहा था कि अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा। 2 दिन बाद, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ तो दो ना। कैसी लाचार माँ हूँ मैं। मेरी बेटी मेरे सामने भूख से मचल रही और मैं कुछ नहीं कर पा रही। ऐसा दुख भोगने से भला तू मेरी माटी उठा ले। कहते हैं ना कि दिन भर के एक पहर को माँ सरस्वती हमारे जुबान पर सवार रहती हैं। शायद उस पहर माँ सरस्वती पद्मा के मुंह में विराजे बैठी थी। पद्मा को बड़ी आंख से प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। उसके शरीर में एक बच्चे को जन्म देने की ताकत नहीं रही थी। उसका पीला पड़ा चेहरा घर की कमी घटी और गरीबी की चीख चीख कर गवाही दे रहा था। माँ! रवीना दीदी, माँ क्यों छटपटा रही है? माँ नन्हे मेहमान को जन्म देने वाली है परिणीति। पद्मा अपने पूरे बल से बच्ची को जन्म तो दे देती है, मगर बदकिस्मती से उसका जीवन रूपी दिया बुझ जाता है। पद्मा की 5 बिटियां उसी पलछिन अनाथ हो जाती हैं। ये मंजर देखकर उसकी 4 बेटियों की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी नन्ही बेटी जिसने अभी जन्म ही लिया था, उसके लिए वह नजारा क्षणभंगुर था। रवीना पद्मा का अंतिम संस्कार करके घर बार की जिम्मेदारियों का बीड़ा अपने कांधे पर उठाती है। रवीना दीदी, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ दीदी, देखो मुनिया भी दूध के लिए रो रही है। तुम तीनों चिंता मत करो, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। माधवी, मुनिया का ख्याल रखना।
रवीना अपनी बहनों की भूख मिटाने के लिए काम खोजने के लिए निकल पड़ती है, मगर निराशा के सिवा कुछ भी उसके हाथ नहीं आता। थक हार कर वह सड़क किनारे बैठकर खुद में बड़बड़ाने लगती है। पूरा गांव देहात रौंद कर देख लिया, कहीं कोई काम नहीं मिला। रसोई में रखे राशन के खत्ते खाली पड़े हैं। अगर मैं खाली हाथ घर लौटी तो मेरी बहनों का मन टूट जाएगा। एकाएक रवीना की नजर जंगल को जाती है। क्यों नहीं मैं जंगल से लकड़ियां काट कर बेचूं? उससे 4 पैसे भी आ जाएंगे और रसोई घर का चूल्हा जलाने का ईंधन भी जुट जाएगा। रवीना कड़ी मेहनत से लकड़ी काट कर उन्हें माथे पर लादे बाजार में बेचने पहुंचती है और कमाए पैसे से राशन खरीद कर घर के रसोई घर में घुस जाती है। सभी बहनों की निगाह रसोई की ओर गड़ी होती है। जीजी और कितनी देर लगेगी? बस खाना तैयार है, रसोई घर में आ जाओ। माधवी मुनिया को गोद में लिए पूजा और परिणीति के साथ रसोई में आती है, जहां रवीना चूल्हे पर बन रही रोटी एक थाली में रखकर अपनी बहनों की ओर बढ़ा देती है और झिझकते हुए नर्म लहजे में कहती है, अपनी दीदी को माफ कर देना मेरी बहनों, मगर छुच्छी रोटियां देने के सिवा दूजा कोई चारा नहीं, क्योंकि आटा मोल लेने के बाद बचे खुचे पैसे मैंने मुनिया के लिए पाव भर दूध के दाम में दे दिया था। जीजी रोती क्यों? भूख लगने पर तो रूखी सूखी रोटियां भी मेवे मिष्ठान का स्वाद देती हैं। फिर ये हम गरीब बहनों का बड़ा भाग्य है कि हमें गर्मा गर्म रोटियां खाने को मिल रही हैं। हाँ दीदी, ये रोटियां तो दूध पोए जैसी मुंह में घुल जा रही हैं। लो आप भी खाओ। रसोई में मौजूद सीमित संसाधन, भंडारण और घनघोर गरीबी की गांठ भी 5 बहनों के बीच बसे प्यार को कमजोर नहीं कर पाई। रवीना बिना रुके थके लगातार लकड़हारिन बनकर रसोई की बागडोर संभालती रही। समय बीतता गया, चारों बहनें लगन से पढ़ा करती। मुनिया 5 साल की हो चुकी थी। रवीना हांफते हुए तेज गति से घर की ओर बढ़ते हुए बुदबुदा रही थी। सांझ की बेला बीत गई। आज मुझे घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिराएगा। मेरी बहनों की नजर रसोई की ओर ही होगी। घर पहुंचते ही सीधे रसोई घर का रुख कर लूंगी। जैसे ही रवीना घर आती है तो उसे रसोई में चूल्हा जलने की लौ के साथ खटर पटर सुनाई देती है। जैसे ही वह रसोई में घुसती है तो उसकी चारों बहनें मिलजुल कर खाना बना रही होती हैं। तभी मुनिया भागती हुई उसे लिपट कर कहती है, दीदी दीदी देखो, आज हमने रसोई का सारा काम खत्म कर दिया। मगर मैं तो आ ही रही थी। दीदी, आप हम गरीब बहनों की रसोई के खाली खत्तों को भरने के लिए सारा दिन रईस लोगों के रसोई में बर्तन चौका करती हैं और साथ ही बाजार में लकड़ी काट कर भी बेचती हैं। माँ के जाने के बाद से पिछले 5 सालों से इस रसोई को संभाल रही हो, मगर अब घर की रसोई में खाना पकाने की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। नहीं पूजा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पांव रसोई में पड़कर पढ़ाई से पीछे हटें। जीजी ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बहनें रसोई और घर बार की बागडोर संभालने के साथ पूरे लगन से पढ़ेंगी। ये सुनकर सभी बहनों की आंखें नम हो जाती हैं। तभी परिणीति कहती है, अरे बस बस, ये रोना धोना बंद करके खाना खाते हैं। ऐसा कहते हुए परिणीति रोटियों की थाक थाली में परोसकर नमक मिर्च प्याज के साथ खाने लगती है। वाह दीदी, आज तो इस मीठे प्याज ने सब्जी की कमी ही पूरी कर दी। हे भगवान, बस जल्दी से वो दिन दिखा दे जब ये गरीब बहन अपनी बहनों के लिए इस रसोई में ये रूखी सूखी रोटी की बजाय पकवान पकाए और अपनी बहनों को परोसे। समय बीतता गया। बड़ी बहन होने के कारण रवीना रसोई के खर्चे के लिए मेहनत करती रही। देखते ही देखते वो वक्त आ गया जब उसकी चारों बहनों की पढ़ाई पूरी हो गई और आखिरकार वह अपने पैरों पर दृढ़ खड़ी हो गई। दीदी, आंखें बंद करो। अरे मगर क्यों? पूजा रवीना की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कार में बिठाकर उसे लेकर निकल पड़ती है। तभी गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर गर्दिश से रुकती है। पूजा, आप तो पट्टी खोलो। बस दीदी, कुछ पल और। पूजा और बाकी बहनें रवीना की बाह थामे उसे बंगले के रसोई घर की ओर रुख करती हुई पट्टी खोलती हैं। आंखें खोलो दीदी। जैसे ही रवीना आंखें खोलकर उस रॉयल रसोई को देखती है तो उसकी आंखों के आगे अपने गरीब रसोई की छवि उभर आती है। दीदी, आपके बलबूते हम चारों बहनें आज अच्छे पद पर कार्यरत हो गई हैं। ये बड़ा बंगला उसकी भेंट है। सोचा था पहले आपको इस घर के गार्डन बालकनी के चप्पे चप्पे की सैर करवाएंगी, मगर मन में बसे कुछ दुख के दर्पण से आवाज आई कि हम गरीब बहनों की जीवन तो रसोई के इर्द गिर्द ही घूमती थी। जब भूख से चंचनाते उस चूल्हे की रोटी की ओर ताकते थे। मगर देखो दीदी, वो बहनों के जीवन से गरीबी की बदरा छट गई है। शुक्रिया दीदी, माँ के जाने के बाद तुम्हारे रहते एक भी रोज के लिए रसोई का चूल्हा उदास नहीं रहा। मुझे खुशी है कि आज मेरी बहनें काबिल हो गई हैं। आज मैं वो सब कुछ बनाऊंगी जो मेरी बहनों को पसंद है।
रवीना के द्वारा की गई बरसों की कड़ी मेहनत गहरा रंग दिखाती है। एक दौर में उन्होंने घनघोर गरीबी में मिला कभी रूखा सूखा खाना तो कभी कम होने पर आधा पेट खाकर भी गुजर बसर किया। आज उनके बंगले में बनी रसोई उनके गरीब घर से 4 गुना बड़ी है। साथियों, मेहनत का फल भले देर से मिले मगर मिलता जरूर है।